अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मेरा ये वीलॉग मेरे पिछले वीलॉग की कंटिन्यूएशन में है, एक तरह से उसका सेकंड पार्ट है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद में अगर एक हिंदू मंदिर की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है और उस हिंदू मंदिर की तामीर का काम शुरू हो चुका है, तो ये एक बड़ा मुस्बत, एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, जिसमें पाकिस्तान अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है साउथ एशिया में। उसके बाद से ये खबर आई कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मंदिर की तामीर का काम इस्लामाबाद में रुकवा दिया है। तो मुझे कुदरती तौर पर इस पे बहुत हैरानगी भी हुई और तशवीश हुई। हैरानगी मुझे इसलिए हुई कि जब हिंदू पंचायत इस्लामाबाद के पास कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलॉटमेंट लेटर है, तो तामीर का काम भला किस बुनियाद पे रुकवाया गया? चुनांचे मैंने फ़ोन उठाया और मैंने इसके हवाले से कुछ पूछ-गछ शुरू की, तहकीक शुरू की। और मुझे पता चला कि जो कंस्ट्रक्शन का काम वक़्ती तौर पे रुका है, उसकी वजह ये है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल्डिंग कंट्रोल ने, मेरा ख़्याल है कोर्ट में इश्यू उठा था, बिल्डिंग कंट्रोल ने इस वजह से ये काम रुकवाया है कि हिंदू पंचायत इस्लामाबाद के पास प्रॉपर कोई अप्रूव्ड मैप नहीं है इस साइट का। अब मैप को अप्रूव करना एक रूटीन का फॉर्मल प्रोसीजर है और इस केस में इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ H9 सेक्टर में हिंदू टेम्पल मंदिर की तामीर हो रही है, उसके साथ ही जो 7 मुल्हक्का खाली ज़मीन है, वो एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की अलॉटेड ज़मीन है, जो कि मास्टर प्लान के अंदर डेज़िग्नेट की गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के अंदर, जो 1960s में बना, उसमें हिंदू मंदिर तो कोई नहीं था डेज़िग्नेटेड, लेकिन वहाँ पर एक बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्री है, वो वहाँ डेज़िग्नेटेड है, पहले से वो अलॉटेड है। उसकी ग़ालिबन वजह ये हो सकती है कि इस्लामाबाद जहाँ कायम है, ये एक ज़माने में ये तमाम इलाका जो है, ये बुद्धिस्ट तहज़ीब का बहुत बड़ा हिस्सा था, गहवारा था, क्योंकि इस्लामाबाद से 1 घंटे के फ़ासले पे टैक्सिला है, जिसे जिसे एम्परर अशोका के ज़माने से बुद्धिस्ट सिविलाइज़ेशन का एक बहुत बड़ा गहवारा या सेंटर जो है माना जाता है। ये और बात है कि मुझे आज तक इस्लामाबाद के गिरदो-नवाह में दूर-दूर तक कोई बुद्धिस्ट नहीं मिला। टैक्सिला में भी अगर आप चले जाएँ, तो वहाँ भी कोई बुद्धिस्ट आपको नहीं मिलते। वहाँ पे भी तमाम लोग ज़ाहिर है बुद्धिस्ट नहीं हैं, जो उन साइट्स की रखवाली करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। अब 2016 में और ये मुझे ये भी पता चला कि सीडीए के रूल्स में हिंदू पंचायत को सीडीए के वन विंडो ऑपरेशन में एक एप्लीकेशन देनी है, जो एप्लीकेशन गालिबन उन्होंने दे दी है। जिस एप्लीकेशन के बाद एक सर्वेयर मुकर्रर होगा और वो 24 से 48 घंटे में लैंड की मार्किंग कर देगा कि टेम्पल की ज़मीन, जिसका एज़ पर द अलॉटमेंट लेटर, जो 2000 गज़ ज़मीन टेम्पल के पास है, 4 केनाल, वो कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, और जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की ज़मीन है, वो कहाँ से शुरू होती है, ताकि कोई वायलेशन जो है उसके हवाले से ना हो सके। अब ज़ाहिर है इसके हवाले से पाकिस्तान में जो रिलीजियस लॉबीज़ हैं, क्योंकि तासुर आम ये है कि पाकिस्तान में चूँकि एक मखसूस रिलीजियस लॉबी जो है, वो इसके हवाले से बहुत एजिटेट कर रही है, इसके हवाले से बहुत ही तेज़ और तुंद और सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। और पीएमएल ने पंजाब असेंबली के अंदर एक रेज़ोल्यूशन भी लाया है कि ये टेम्पल पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पैसे क्यों दिए। तो शायद इस वजह से ये काम जो है वो रुका है। अब हम एक-एक करके इसके हक़ाइक़ को हम देख सकते हैं। ये जो टेम्पल की ज़मीन है 2000 गज़ की, इसे 2016 के दूसरे हिस्से में प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने ये ज़मीन की अलॉटमेंट का अप्रूवल दिया। उस वक़्त अंसर शेख जो हैं, वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बाद फाइल पे इसका अप्रूवल दिया। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने सरकारी ज़मीन, जो ये जो सरकारी रेट पे ये ज़मीन जो है वो अलॉट नहीं की हिंदू पंचायत इस्लामाबाद को, बल्कि उन्होंने ये गिफ्ट की, उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जबकि उस वक़्त ज़मीन की कॉस्ट जो है वो 40,000 रुपया पर गज़ थी, सरकारी रेट की बात कर रहा हूँ। जो अनऑफिशियल रेट है इस्लामाबाद के अंदर, वो इससे कहीं ज़्यादा है। अगर 2000 गज़ को हम 40,000 रुपए पर गज़ के ऊपर देखें, तो 2016 के नवंबर-दिसंबर में नवाज़ शरीफ साहब ने 8 करोड़ की ज़मीन जो है, वो हिंदू पंचायत इस्लामाबाद को फ्री ऑफ कॉस्ट थी, गिफ्ट थी। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ही पॉज़िटिव, मुस्बत, अच्छा ये इक़दाम उठाया, क्योंकि हिंदू उसी तरह से पाकिस्तान के इक्वल शहरी हैं, हमारे आइन के तहत उनको इक्वल हकूक़ हासिल हैं, जिस तरह से मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं या बुद्धिस्ट हो सकते हैं, या कोई और जैसे पारसी हो सकते हैं, तो हिंदुओं के भी इक्वल सिटीज़न हैं, वो भी इक्वल टैक्स पेयर्स हैं, उनका भी इक्वल राइट है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ही पॉज़िटिव स्टेप उठाया कि हिंदू पंचायत इस्लामाबाद को ये ज़मीन उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। लेकिन अगर ऐसा है, अगर पीएमएलएन की ये स्पिरिट वाक़ई थी, तो फिर पंजाब के अंदर पीएमएलएन का ऑपोज़िशन के तौर पे पंजाब असेंबली में ये करारदाद लाना, ये रेज़ोल्यूशन लाना,
کہ عمران خان نے 10 کروڑ रुपए کی ग्रांट हिंदू टेंपल की तामीर के लिए कैसे दे दी है, इसे रोका जाए, ये बात समझ से बाहर है। बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर जमीन लैंड गिफ्ट करता है 8 करोड़ रुपए का 2016 में, अब तो फिर उस हिसाब से देखें तो इस वक्त उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती होगी, जिस हिसाब से रुपए की यानी कॉस्ट और इन्फ्लेशन हो गई है। तो अगर अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो 10 करोड़ रुपए उसकी कंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए दे देता है, तो वो कैसे गलत हो सकता है जब पहली वाली चीज गलत नहीं थी। ये तो बात खुल्लम खुल्ला एक तजाद है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये खुल्लम खुल्ला इसमें से मुनाफिकत की बू आती है। और जहां तक पीएमएलएन, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है बदकिस्मती से कि पीएमएलएन का जो वोटर बेस है, जो सपोर्ट बेस है, उसमें तो जाहिलीन की एक बहुत ही बड़ी फौज जो है वो भरी हुई है, मतलब जाहिल ही जाहिल उसके अंदर भरे हुए हैं सारे। लेकिन पीएमएलएन की जो अपर एंड की लीडरशिप है उसमें इंतहाई सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखी शख्सियात जो है पाई जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब टू बिगिन विद बहुत ही समझदार और मुदबराना उनकी मैं समझता हूँ शख्सियत है। शाहिद खाकान अब्बासी हैं, यहाँ पर हम जो फॉर्मर गवर्नर थे सिंध के मोहम्मद जुबैर हैं, असद उमर के भाई, यहाँ पे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की तरह की शख्सियत है, बहुत लोग हैं। पीएमएलएन की टॉप एंड लीडरशिप जो है अयाज सादिक साहब हैं, वो भरी पड़ी है सेंसिबल लोगों से। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो इस तजाद को एड्रेस करेंगे। और ये जो एक अहमकाना किस्म की रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली में इमरान खान के हवाले से दाखिल की गई है कि इमरान खान जो है वो 10 करोड़ रुपए कैसे ग्रांट कर सकता है, इस रेजोल्यूशन को कम से कम पीएमएलएन वापस लेगी। और उसकी वजह ये है कि ये कोई इमरान खान की ज़ात का मसला नहीं है, ये कोई पीटीआई का मसला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की एक नेशनल पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की एक नेशनल कोहेजन का इशू है। हिंदू उसी तरह से पाकिस्तान के शहरी हैं जिस तरह से मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। हमने सिखों के करतारपुर इनिशिएटिव के हवाले से करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने करोड़ में बहुत बड़ी खतीर रकम हमने खर्च की है करतारपुर बॉर्डर टर्मिनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो फिर अगर हम हिंदुओं के लिए ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं और एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है हम इख्तियार कर रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया जो है वो विजिबली तौर पर देख सकती है। तो पीएमएलएन को कम से कम अपनी इस रविश को दुरुस्त करना चाहिए। अब हम ये भी देखते हैं कि बुनियादी तौर पर जब ये एप्लीकेशन आई नवाज शरीफ साहब के सामने, उस वक्त ये एप्लीकेशन आई, जो हिंदू एक डेलीगेशन आया, गालिबन उस वक्त भी उसे डॉक्टर रमेश जो हैं उस डेलीगेशन को लेकर आए थे, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी के बड़े प्रोमिनेंट और बड़े एक्टिव और बड़े विजिबल, बड़े मीडिया पे विजिबल किस्म के पॉलिटिशियन हैं, सिंध से हैं। और डॉक्टर रमेश जो हैं जब वो डेलीगेशन लेकर आए थे, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी के पास एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, जिसके साथ एक शमशान घाट यानी क्रिमेशन सेंटर भी हो, मंदिर भी हो और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी जगह हो, एक प्रॉपर जगह हो। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल खिलाफ है। अब 4 बरस तक उस पर कोई काम नहीं हो सका। नवाज शरीफ साहब के लेटर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट लेटर अलॉटमेंट इशू हो गया, सीडीए ने भी लेटर इशू कर दिया, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ। अब से 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले फिर एक हिंदू डेलीगेशन, जिसमें फिर डॉक्टर रमेश भी थे, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिले। और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर रमेश इज सिंस देन हैज जॉइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प कर दी जाए हिंदू कम्युनिटी को इस्लामाबाद में, टू किक स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। और इसकी बाउंड्री बनानी है, बेसिक काम शुरू करना है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक वर्बल अप्रूवल दिया 10 करोड़ रुपए का। और जो रिलीजियस अफेयर और माइनॉरिटीज के, जहन में रखिए कि रिलीजियस अफेयर्स ही नहीं बल्कि रिलीजियस अफेयर्स और माइनॉरिटीज के जो मिनिस्टर हैं नूरुल हक कादरी साहब, उनको कहा कि आप इस हवाले से एक समरी पुट करें। उसके बाद हमने देखा है गुज़िश्ता 48 घंटे में पाकिस्तान के कुछ मखसूस रिलीजियस तबके हैं, एक तबका फ़िक्र है जिसकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत मजम्मत शुरू हो गई है, उनके खिलाफ बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत उनकी लान तान हो रही है, उन पर बड़े अटैक हो रहे हैं। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिलीजियस अफेयर की जो मिनिस्टर है उनको कह दिया है कि इस फाइल को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेज दें, इस चीज़ के अप्रूवल के लिए कि क्या प्राइम मिनिस्टर 10 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो दे सकता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास चीज़ें भेजी जाती हैं अप्रूवल के लिए, इससे पाकिस्तान की रियासत जो है वो कमज़ोर होती है। मेरे नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और ऐसी रियासत है जो अपने स्टेप उठाने से पहले एक किसी चर्च के पास, किसी वेटिकन के पास या किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी की कमेटी के पास अप्रूवल के लिए चीज़ें भेजती है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ एक रुयत हलाल कमेटी चांद ढूंढती है और वो 2-3 दिन चांद ढूंढती रहती है, और उसका जो जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस किस्म के फैसले करने से तो फिर दुनिया की जो तनकीद और क्रिटिक है एकेडमिक सर्कल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, मीडिया की, थिंक टैंक्स की, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स की, कि पाकिस्तान एक से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक मजहबी किस्म की रियासत है, एक्लिजियास्टिकल स्टेट है, जैसे कि
18वीं 19वीं सदी में 17वीं सदी में होली रोमन एम्पायर हुआ करती थी यूरोप में, जिसके खिलाफ सारा का सारा रद्द अमल और जो जो सारा रिएक्शन है यूरोपियन या वेस्टर्न थॉट का उस होली रोमन एम्पायर के खिलाफ बिल्डअप हुआ। इससे पाकिस्तान का ये एक जो मैसेज है यहाँ पे जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अनफॉर्चुनेट किस्म का मैसेज जाता है। बहरहाल अब तो ये चीज़ है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को ये फाइल जो है वो भेज दी गई है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे मैंने कुछ रिसर्च की है। कुछ आपके मैंने कमेंट्स भी देखे, जो पहला वीडियो लॉग था उस पे जो कमेंट्स थे उसके नतीजे में जो मैंने रिसर्च की है, और इन फैक्ट से मैं समझता हूँ कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए भी ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये ऐसे हकायक हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी कंसिडर करना चाहिए। दुनिया में सिचुएशन क्या है? दुनिया में सिचुएशन ये है कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम जितनी भी रियासतें हैं वो अपने आप को सेक्युलर स्टेट्स कहती हैं, और एज सच वो किसी चर्च, किसी सिनागोग, किसी मॉस्क, किसी टेंपल और किसी वर्शिप प्लेस को डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करती। उनकी पॉलिसी इस मामले में अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी क्लियर है। गो कि इसके बावजूद एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। बहुत सी जगहों पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको फ्री लैंड ग्रांट भी किया गया है या उनको अदरवाइज भी ग्रांट्स दी गई हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है। हाल ही में मुझे पता चला है कि न्यू जर्सी में एक हिंदू टेंपल की कंस्ट्रक्शन के लिए जो जमीन दी गई है न्यू जर्सी स्टेट में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी गई है। अच्छा, 9/11 के बाद फ्रांस के अंदर निकोलस सार्कोजी जो उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक किताब लिखी और एक बहस छेड़ी। उन्होंने कहा कि ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई और गल्फ कंट्रीज फ्रांस के अंदर मसाजिद और क्लर्जी को फाइनेंस करते हैं, मुस्लिम क्लर्जी को, इससे यहाँ पर इंतहा पसंदी के जज्बात पैदा होते हैं, रेडिकलिज्म पैदा होती है, और ज़रूरत इस चीज़ की है कि फ्रेंच कानून में तब्दीली लाई जाए। उन्होंने किताब लिखी है बाकायदा, और फ्रांस की जो फ्रेंच स्टेट है जो अदरवाइज बहुत सेकुलर है, वो डायरेक्टली मुस्लिम साइट्स ऑफ वर्शिप या मॉस्क्स को फाइनेंस करे। अब मजे की बात यह है कि जब निकोलस सार्कोजी सदर बन गए फ्रांस के, तो वो फ्रांस के कानून में ये तब्दीली लाना चाहते थे, लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस हुई और ला नहीं सके। ताहम निकोलस सार्कोजी ने हल उसका ये निकाला कि उन्होंने मुस्लिम मॉस्क्स को इनडायरेक्टली फंड करने के इनडायरेक्ट तरीके निकाले, और इसी किस्म के तरीके स्पेन में भी निकाले गए और कुछ और यूरोपियन स्टेट्स के अंदर भी इस किस्म के तरीके निकाले गए। अब जो मैंने पहला वीडियो ब्लॉग किया उस पे मैंने बहुत से कमेंट्स इंडिया से देखे, जहां लोगों ने बड़ी लानतान की पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा कि ओए पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान के अंदर तो 3-4 लाख जो है वो मसाजिद पाई जाती हैं। तो यकीनन पाई जाती होंगी। हिंदुस्तान में 14-15% मुसलमान हैं, वो 18 से 20 करोड़ मुसलमान भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और ये जो 3 से 4 लाख मसाजिद हैं, इस पे जो मैंने रिसर्च की है, ये मुसलमानों ने खुद सेल्फ फाइनेंस की हुई है, जो भी वो बनाते हैं। ये इंडियन स्टेट की कोई एविडेंस ऐसी नजर नहीं आ रही कि इंडियन स्टेट ने इस पे कोई डायरेक्ट फाइनेंसिंग की हो। तो हम इस किस्म का जो रद्द अमल जो है, और वहाँ पर 1964 में एक वक्फ को कायम किया गया, जो वक्फ औकाफ, जैसे पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड को बनाया गया, जो सेंटर में दिल्ली में भी है, बहुत सी स्टेट्स में भी वक्फ है, सारी स्टेट्स में नहीं है। वक्फ खुद से फाइनेंस रेज करता है मुस्लिम कम्युनिटी से, और मसाजिद बनाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी रिपेयर की हिफाजत भी वक्फ जो है वो करता है। बहुत ज़्यादा मसाजिद का हिंदुस्तान में खासी सूरत हाल, खासी कमज़ोर है, पतली है। वक्फ के पास अक्सर फंड्स नहीं है, जो मुझे बात समझ आ रही है। एक कमेंट मैंने बार बार देखा हिंदुस्तान के मीडिया में, बिकॉज गूगल से जब आप रिसर्च करते हैं और डायरेक्ट फर्स्ट हैंड सोर्सेज नहीं होते, और कुछ हो सकता है हिंदुस्तानी जो हमें हमें वॉच करते हैं वो हमारी कोई मदद कर सकें अपने कमेंट्स के जरिए, लिंक्स अटैच कर दें, लेकिन कुछ एक नाराजगी का इंतहाई तेज़-ओ-तुंद किस्म के कमेंट्स मैंने ज़रूर देखे हैं आरएसएस एफिलिएटेड जर्नलिस्ट के या एक्टिविस्ट के, जो ये कहते हैं कि ये जो हिंदू लिबरल्स हैं, ये जो कांग्रेस की पार्टीज यहाँ रही हैं, और ये जो हिंदू लिबरल माफिया है और जो नेहरूवियन हिंदुस्तान है, इसने मसाजिद को तो ग्रांट्स दी हैं, मस्जिदों को तो फाइनेंस किया है, मुसलमानों को तो अपीज किया है, लेकिन हिंदू टेम्पल से पैसे लूटे हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। मैंने थोड़ी सी उस पर रिसर्च की तो पता चला कि हिंदुस्तान में मस्जिद, चर्च और सिनागोग जो हैं वो स्टेट उनको कंट्रोल नहीं करती है, उसके लिए वक्फ बोर्ड्स या अलग से बोर्ड्स बने। लेकिन जो हिंदू टेम्पल्स हैं, चूंकि हिंदुस्तान एक हिंदू रियासत के तौर पे परसीव किया जा रहा है, उससे समझा जाता है कि ये वाहिद मेन इंडियन सिविलाइजेशन है या उसकी एक गवर्नमेंट है हिंदुओं की, तो जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको इंडियन स्टेट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, उनके फाइनेंसेस को। और कंट्रोल क्या करती है? टेम्पल्स बेतहाशा पैसा कमाते हैं, हर महीने हर साल टेम्पल्स करोड़ों रुपए वहां पे लोग मन्नत के चढ़ावा देते हैं, और इन सर्टन इंस्टेंसेस बड़े टेम्पल से महीनों में करोड़ रुपए जो है वो इंडिया की स्टेट्स जो हैं वो एक्वायर कर लेती हैं। वो और वो थोड़े नहीं है, वो कहीं 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक
एक एक टेम्पल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को देता है, वो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन किस तरह से हमें हो सकता है कोई हमें हमें कोई जो वॉचर्स हैं इंडिया से वो हमें कोई इन्फॉर्म करें कि ये इंडियन की स्टेट कैसे निकालती है इतने पैसे जो है वो टेम्पल से निकाल लेती है। लेकिन जो किस्सा मुख्तसर ये है कि हिंदुस्तान में मौजूदा गुज़िश्ता खासे जो नेहरू की गवर्नमेंट ने किया 50s और 60s तक, शायद कोई ग्रांट्स हुई हों या डायरेक्ट फाइनेंसिंग हुई हो मॉस्क की। अब हिंदुस्तान में मुस्लिम जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको कोई डायरेक्ट किस्म की ग्रांट या फाइनेंसिंग होते हुए नजर नहीं आ रही, उसकी कोई एविडेंस जो है वो नजर कम से कम नहीं आ रही। अब इसका मतलब क्या है? अब वापस आ जाते हैं पाकिस्तान पे। दुनिया में तो चले एक प्रिंसिपल है, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, फ्रांस, यूरोप की मैंने आपके सामने एग्जांपल्स दी, मैंने हिंदुस्तान की भी दी। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की स्टेट ने मसाजिद को भी फाइनेंस किया है, बनाया है, और चर्चेस को भी बनाया है, और उसने सिखों के टेम्पल्स पे भी पैसे खर्च किए हैं, और करतारपुर बॉर्डर इनिशिएटिव और टर्मिनल पे भी आपने देखा कि कितना पैसा जो है वो खर्च किया गया है। अब इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स मैंने इकट्ठी की हैं कि इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1960s से लेके 1980s तक कमोबेश 30 बरस का जो टाइम पीरियड है उसमें सीडीए ने बहुत ज़्यादा मसाजिद जो है इस्लामाबाद में डायरेक्टली खुद से फाइनेंस की हैं, खुद से कंस्ट्रक्ट की हैं, ज़मीन भी फ्री दी है और उनकी सारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी उठाई है। 80s के बाद से, मिड 80s के बाद से नया एक तरीका हुआ कि औकाफ बनाएगी, मस्जिद कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन जब औकाफ और मस्जिद कमेटी ने भी मसाजिद बनाई तो बहुत से मकामात या जगहें या टाइम पीरियड्स ऐसे हैं जहां फेडरल ग्रांट्स गवर्नमेंट का पैसा जो है वो औकाफ को दिया गया है। उसकी क्लासिक एग्जांपल बरी इमाम का कॉम्प्लेक्स है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के करीब, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बहुत दूर नहीं है ये जगह, जहाँ पे बरी इमाम का जब नया बहुत बड़ा एक शानदार कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया तो फेडरल गवर्नमेंट ने औकाफ को ग्रांट दी, औकाफ ने वो पैसे सीडीए को दिए और सीडीए ने अपनी टेक्निकल इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज करते हुए इस कॉम्प्लेक्स की तामीर की। इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत रेजिडेंशियल एरिया, बड़ा महंगा रेजिडेंशियल एरिया है, पार्क एनक्लेव के नाम से, जो बहरिया एनक्लेव के करीब है, पार्क रोड के ऊपर है, जहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह भी हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर जो मस्जिद बन रही है बहुत बड़ी, उसे भी सीडीए डायरेक्टली अपनी ही जमीन भी सीडीए ने दी है और सीडीए उस मस्जिद की तामीर भी अपने ही खर्चों से, अपने ही बजट से कर रहा है। लाल मस्जिद की पहली मस्जिद भी जब बनी तो भी उसको सीडीए ने उसकी कंस्ट्रक्शन की, और जब उस मस्जिद एक लीगल एक्शन, एक मिलिट्री एक्शन के नतीजे में मस्जिद जो है वो गिर गई, वहां से उसको हटाया गया, तो G7 जो बहुत ही महंगा एरिया है वहां पर भी 5 मरले की एक केनाल और 1 मरले की जो 5 मरले की जो जमीन है वो दी गई है। ये और बात है कि लाल मस्जिद वालों ने वहां पे तकरीबन अकॉर्डिंग टू सीडीए सोर्सेस तकरीबन 10 केनाल से ज्यादा जमीन उन्होंने फिजिकली कंट्रोल की हुई है उनकी पोजीशन में, और वो कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 16 केनाल की जमीन जो है उन्हें वहां पे अलॉट की जाए। और वो भी अब शोर मचा रहे हैं कि जी हिंदू टेम्पल को कैसे आपने जमीन दे दी, आपने उसको फाइनेंस कर दिया, जब आप लाल मस्जिद को इस्लामाबाद में फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो अब तक की सीडीए की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि 100% वेरीफाइड नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मैं कंफर्म कर सका अभी तक, लेकिन आम जो इन्फॉर्मेशन है सीडीए के, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स के पास, के रिटायर्ड ऑफिसर्स, वो यही है कि जो चर्चेस भी इस्लामाबाद में बने हैं वो भी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुद ही बनाए हैं, उन्होंने उसी की कॉस्ट जो है वो उठाई है। इसी तरह से इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बहुत बड़ी मस्जिद जो है वो बन रही है, वो मस्जिद जो है वो भी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने ही बजट को, अपने ही फाइनेंसेस से बना रही है। और यही सूरत हाल जो है तकरीबन तकरीबन ये बाकी सारे सूबों में भी है, जहां पंजाब में 20-25 बरस कबल एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जब दाता दरबार के सारे कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से बनाया गया तो उसकी कॉस्ट करोड़ों में थी, और वो कॉस्ट जो है वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो कॉस्ट जो है बियर की है। इसी तरह मैंने आपके सामने सिखों के टर्मिनल की भी बात की, मैंने चर्चेस की बात की। जब हम इस सारी एग्जाम्पल को देखते हैं, हमारे लिए काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर की 10 करोड़ की ग्रांट को रोकते हैं फॉर अ हिंदू मंदिर एंड टेम्पल इन इस्लामाबाद, फिर हम क्लियरली एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखेंगे, फिर हम क्लियरली दुनिया के सामने ये साबित कर देंगे कि मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, और भी जो पारसीज के लिए, तो हमारे पारसी तो खैर ना होने के बराबर है पाकिस्तान में, लेकिन उन वहाँ पे हमारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है टूवर्ड्स हिंदूज, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तासुब है, वो हमारा खुल के दुनिया के सामने आ जाएगा। और ये बात इंतहाई गैर मुनासिब होगी। मैं समझता हूँ कि अब जबकि प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव ले लिया है, इसके बाद फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल ऑपोजिशन या जो क्लर्जी की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है या उस पर तनकीद हो रही है, इससे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीछे हटती है तो ये बात इंतहाई गैर मुनासिब होगी।
یہ بات سے پاکستان کی امیج کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان پہنچے گا اگر امیج کی بھی کوئی کنسیڈریشن یہاں پہ ہے. یہ بھی میں آپ کو یاد کرواؤں کہ 2014 کے جون میں، آئی تھنک جون 2014 میں، جب تصدق جیلانی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے ایک بہت لینڈ مارک ڈیسیژن کیا جس میں انہوں نے یہ کہا، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک نیشنل کاؤنسل آف مائنورٹیز رائٹس جو ہے اسے قائم کیا جائے. 4 برس تک اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ایک 1 مین کمیشن بنایا گیا ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کی لیڈرشپ میں. اس کے بعد بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. لیکن بیسک جو ہے ان کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ حکم دیا کہ مائنورٹیز انکلوڈنگ ہندوز اینڈ کرسچنس پاکستان میں انسیکیور بھی محسوس کرتے ہیں اپنی لائف کی شکل میں، اپنی پراپرٹی کی شکل میں، ریپوٹیشن کی شکل میں. اور فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ایک ایسی ایٹماسفیئر جنریٹ کرنی ہے جہاں ان کی لائف پراپرٹی جو ہے اس کو آپ نے سیکیورٹی دینی ہے. تو یہ انکمبنٹ ہے، یہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کا بھی یہ ڈیسیژن ہے. اور اس پہ تحقیق کرتے ہوئے میں نے بہت سے سینئر سول سرونٹ سے بات کی، آرمی آفیسرز کے ساتھ بات کی، وکلا کے ساتھ بات کی، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بات کی، اور میں نے بہت سے جوڈیشری کے بھی لوگوں کے ساتھ بات کی. اور مجھے یہ بات سمجھ آئی، سب کا یہ اس پہ اتفاق و کنسنسس ہے کہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے دارالخلافے میں ایک اچھا ہندوؤں کا مندر اور کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے پاکستانی ہندوز کے لیے. اور اس کے لیے اگر فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کی 10 کروڑ روپے کی گرانٹ کک سٹارٹ کرنے کے لیے دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. پاکستان ایک ماڈرن ریپبلک ہے 21 سینچری میں، اور یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے کہ ہم ایسا کریں. اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ تمام لوگ جن سے میں نے بات کی ان کا اتفاق یہی ہے کہ یہ جو کوئی ریزسٹنس ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو تنقید ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان سے بھی تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستانی لوگوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے تنقید کا تعلق ایک مخصوص طبقہ فکر، ایک خاص قسم کی سوچ کے ساتھ ہے. یہ ایک مائنورٹی سوچ ہے جو ڈومینیٹ اس لیے کرتی ہے کہ یہ بہت ووکل ہوتی ہے، یہ بہت شرل ہوتی ہے، یہ جو کچھ بھی کہتی ہے وہ بہت سختی سے نعرہ مار کے کہتی ہے، اور باقی ساری میجورٹی جو ہے وہ اس سے سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے. اور یوں پاکستان کی میجورٹی جس کا کنسنسس بڑا کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک انتہائی پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور میرا استدلال یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے. اب ٹورڈز دی اینڈ میں کچھ امپورٹنٹ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے فیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو مزید سمجھنے میں مدد ملے گی. یہ چھوٹا سا جو یوٹیوب کا چینل ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ کوئی میرا خیال ہے 75,000 لوگ ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی لیس دین 80,000 اس کے فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں جو مجھے اس یوٹیوب چینل پہ فالو کرتے ہیں. اور گزشتہ 6-7 ماہ سے جب سے میں نے اس کے اوپر ویلاگ کرنا شروع کیے ہیں، میں نے 3-4 دن پہلے دیکھا کہ اس کی ویورشپ کی جغرافیکل ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اینڈ آئی واز ریئلی سرپرائز اینڈ شاکڈ کہ اس یوٹیوب چینل کی، میرے اس یوٹیوب چینل کی جو فالوورشپ ہے، ویورشپ ہے، جو وہ 35-36% پاکستان میں ہے اور 65% ورلڈ وائڈ ہے. کہاں پوچھیں کہاں ہے، تو وہ تقریباً 10 سے 15% امریکہ میں ہے، تقریباً 8 سے 10% برٹن میں ہے، تقریباً 3-4% کینیڈا میں ہے، پھر آسٹریلیا میں ہے، پھر نیوزی لینڈ میں ہے، پھر چھوٹی چھوٹی پاکٹس پورے یورپ میں ہیں، پھر جی سی سی کنٹریز میں پاکٹس ہیں، چھوٹی سی پاکٹ انڈیا میں بھی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے سے یوٹیوب پلیٹ فارم پہ بھی آپ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، آپ ایک گلوبل کمیونٹی ہے. ان یور اون رائٹ آپ ایک گلوبل کمیونٹی ہیں جو نیو یارک میں بھی ہیں، واشنگٹن میں بھی ہیں، آٹوا میں بھی ہیں، کینبرا میں بھی ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی ہیں، پورے یورپ میں ہے، دبئی میں ہے، ابو ظہبی میں ہے، قطر میں ہے، دوحہ میں، سعودی عرب میں. سو آپ ایک گلوبل کمیونٹی ہیں جو دنیا بھر کی مختلف ریاستوں کے قوانین، وہاں کے کلچر، وہاں کی کنونشنز کے تحت رہتے ہیں. وہاں کے تحت آپ آپریٹ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اپنی زندگی کو آپ آگے لے کر چلتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے، اور آپ ایک یوٹیوب چینل پہ ایک پاکستان کے اندر سے کیے گئے کامنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ ایک گلوبل کمیونٹی ہے، گلوبل تھاٹ ہے. ہم اب ایک گلوبلی انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ کا حصہ ہیں جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ٹریولنگ کی وجہ سے، اسپیڈ کی وجہ سے ڈسٹینس شرنک کر گیا ہے. ہم اب مجبوراً چاہیں نہ چاہیں وی آر فیس ٹو فیس ٹورڈز ایچ ادر، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے. ہمارے میں لاکھ ڈفرینسز ہوں، لاکھ ہمیں شکایتیں ہوں، لاکھ ہمارے میں درمیان میں جنگ ہو، اور یہ پلیٹ فارم جو ہے، جو میرا یوٹیوب چینل ہے، یہ تو ایک زبان کے گرد بھی اکٹھا ہوا ہوا ہے. سو بیسکلی یہ ایک ایتھنیسٹی بھی ہے، یہ ایک لنگوسٹک گروپ بھی ہے. تو ڈفرینسز کچھ بھی ہوں، ہمیں رہنا اکٹھے ہی ہے اور اپنے چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. اور وے فارورڈ جو ہے وہ کوئی زمانہ قدیم کی چیز نہیں ہو سکتی. ہمیں
इस डब्बे से निकल के, जिस डब्बे में हमारे ज़हनों को कुछ लोग बंद करने की कोशिश करते हैं, मज़हब के नाम पे हमें हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, डराते हैं हमें बार-बार, हमें इस डब्बे से बाहर निकल के इस 21वीं सदी के चैलेंजेस के साथ हमें चलना है। Thank you so much. Stay with me. I'll come back with another international issue very soon.